परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पीवाईक्यू चाहिए, करवा देंगे। पिछले 5 साल के एनडीए के पेपर के चाहिए, करवा देंगे। पूरी वीडियो देख के जाना, एक एक कंसेप्ट पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरे क्वेश्चंस के साथ तुम्हें करवाया गया है। इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा और मक्खन के साथ सारे पीवाईक्यू सोल्व कर लोगे। ठीक है, सीधा जंप करते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी 7 letter वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैपिटल। कैपिटल हमारे पास एक दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, इसमें से हमें विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बनाने हैं। तो पहले देख लो इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं। नहीं, उसने आगे बोल रहा है सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। अरे so that all consonants come together in each word. दिख तुम्हें स्क्रीन मेरी? ये दिख रही है। हाँ, उससे बोला सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। तो बताओ इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं मेरे पास? एक मेरे पास इसमें सी है, एक है पी, एक है टी, एक है एल। और इसमें वोवल्स कितने हैं मेरे पास? एक है ए, एक है आई, एक है ए। अब मेरे को कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठे रखना है, मतलब इसका एक ग्रुप बना देना है। अगर मैंने इसका ग्रुप बना दिया तो मेरे पास ये ऐसे बना सी पी टी एल, इसका मैंने एक बना दिया ग्रुप, और मेरे पास बचा ए आई ए। अब मेरे को इसको एज एन होल ट्रीट करना है, इसको मेरे को एक एंटिटी ट्रीट करना है। तो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 अल्फाबेट्स हैं। अब 4 अल्फाबेट्स को तुम्हें अरेंज करना है, तो कितने तरीके होते हैं तुम्हारे पास? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो ए है ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू। अब जो सीपीटीएल है ये भी तो अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं। सीपीटीएल जो है ये सीटीएलपी बन सकता है, ऐसे इनकी भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो वो कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 24 इंटू 12 हमारा आंसर होगा। तो मतलब कि हमारा आंसर होगा 288। क्या तुम्हें समझ आया पहला क्वेश्चन? वही आ गया। अगला, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली बी अरेंज कीपिंग द पोजीशन ऑफ ऑल वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अनचेंज्ड। अब देखो डी ई एल एच आई, इसमें मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? एक है मेरे पास डी, एक है एल, एक है एच। वोवल्स इसमें मेरे पास 2 है, ई और आई। मेरे पास टोटल 5 वर्ड्स है, तो मैंने 5 डैशेस बना दी, 1 2 3 4 5। इनमें से मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्सोनेंट है। अगर तुम ये देखो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यहाँ पे वोवल, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यहाँ पे वोवल, मतलब सी 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 बन रहा है। मेरे को एक बात बताओ, 3 कॉन्सोनेंट को 3 प्लेसेस में अरेंज होना है, तो 3 फैक्टोरियल होगा इनटू 2 वोवल्स को 2 प्लेसेस में अरेंज होना है इनटू 2 फैक्टोरियल होगा, तो कितना होगा? 6 इंटू 2 12। आंसर जो कॉन्सोनेंट्स की अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास आएगी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट्स को 3 प्लेसेस पर अरेंज होना है, 2 वोवल्स को 2 प्लेसेस में अरेंज होना है, तो वो 2 फैक्टोरियल आएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दुख तकलीफ? बढ़िया बढ़िया, समझ में। अगला, what is the sum of all 4 digit numbers formed by using all digits ये वाले without repetition of digits? What is the sum of all 4 digit number? मेरे को एक बात बताओ, सम ऑफ डिजिट का तुम्हें फॉर्मूला पता है? क्या तुम्हें सम ऑफ डिजिट का फॉर्मूला पता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स का, सम ऑफ all 4 digit number, sum of all numbers, इसका फॉर्मूला क्या तुम्हें पता है? इसका फॉर्मूला होता है sum of digits into gp of digits
जीपी ऑफ डिजिट्स इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स -1, नंबर ऑफ डिजिट्स -1 का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर्स का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे को क्वेश्चन में डिजिट दे रखे हैं 0, 1, 4 और 5। तुम्हें एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, जब भी तुम्हारे पास सम ऑफ ऑल नंबर्स तुमने निकालना है और तुम्हारे पास 0 दे रखा हो, 0, तो यहां पे तुम्हें दो केसेस बनाने हैं। पहला केस 0 को इंक्लूड करके निकालो, 0 को इंक्लूड करके, और दूसरा केस 0 को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूड करके। जो तुम्हारे पास फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो तुम्हारे पास किसके इक्वल होगा, जो तुम्हारे पास इंक्लूड करके आंसर आएगा उसमें से एक्सक्लूड वाला माइनस कर देंगे, वो तुम्हारे पास फाइनल आंसर होगा। अब देखो इसको करना कैसे है। मैंने पहले इंक्लूड वाला निकाला, मैंने 0 को इंक्लूड किया, 0, 1, 4 और 5। अब मैंने सम निकाला, इसका सम किसके इक्वल है, मैंने पहले बोला सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स किसके इक्वल होगा, 0 + 1 + 4 + 5, तो ये कितना बन गया मेरे पास 10, इनटू जीपी ऑफ डिजिट्स, जीपी मेरे पास 4 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट की तुम जीपी पता कैसे लिखोगे, इसमें 4 डिजिट की 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब। अगर तुम्हारे पास 3 डिजिट होते तो 3 डिजिट की जीपी लिखते तुम 1 + 10 + 10 स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास 5 डिजिट होते हैं तो उसकी क्या लिखते हैं, 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 की पावर 4। क्या तुम्हें ये फॉर्मेट समझ आ गया जीपी लिखने का, किस तरह लिखनी है तुम्हें। फिर तुम्हारे पास आता है जीपी ऑफ डिजिट्स, तो जीपी ऑफ डिजिट किसके इक्वल आएगा, 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब। जीपी ऑफ डिजिट्स इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स -1, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 में से 1 या 3, और ये आ गया 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये मेरा बना 0 इंक्लूड करके। अब मेरे को 0 एक्सक्लूड करके लिखना है, तो मैंने 0 एक्सक्लूड किया, तो 1, 4 और 5 बचा, तो मैंने सम निकाला। सम किसके इक्वल आएगा, तो पहले सम ऑफ डिजिट्स 4 और 1 5, 5 5 10, ये तो सेम आ गया, इनटू जीपी ऑफ डिजिट्स 1 + 10 + 10 स्क्वायर, इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स -1 का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं मेरे पास, 3, 3 में से क्या 2, तो यहां पे आएगा 2 फैक्टोरियल। अब बताओ मेरे को इंक्लूड माइनस एक्सक्लूड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैंने किया 10 इनटू, ये अंदर मेरे पास बनेगा 1 1 1 1 इनटू 6 -10 इनटू 1 1 1 इनटू 2। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, तो ये बना 6 6 6 6 0 माइनस 2 2 2 0। बताओ माइनस करके क्या बनेगा तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास बनेगा 6 4 4 और 4 4 0, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। क्या तुम्हें समझ आई इतनी चीज। तो इसके अंदर मेरे मतलब अगर अपन बिना फॉर्मूले के जाएं तो कैसे हो सकता है। बिना फॉर्मूले के यार बहुत लंबा पड़ जाएगा, फिर तू नंबर देखना, नंबर कितने बड़े बड़े हैं ये, कोई बात नहीं। इतने नंबर तक अगर तेरे को मल्टीप्लाई करके भी पहुंचना है तो तेरे को कितना टाइम लग जाएगा और कितने केसेस बनाने पड़ेंगे तेरे को, समझा नहीं बात। देखो मैं तो बताता हूँ ना, दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है सम ऑफ यूनिट डिजिट पे, सम ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो वंस प्लेस पे होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये बना कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स तो मैंने तुम्हें करा दिया, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, लेकिन स्पेशल केस होता है इसमें जब 0 आता है, तो 0 मेरे को इंक्लूड माइनस एक्सक्लूड करना पड़ता है। यूनिट डिजिट के केस में ऐसा कोई इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं होता, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर मेरे को सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, सम ऑफ ऑल यूनिट डिजिट निकालना मान लो, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ डिजिट्स
ठीक, इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स -1 और इसको ब्रैकेट में दोबारा ले लो, इसका फैक्टोरियल। जब तुम्हें सम ऑफ यूनिट डिजिट निकालना है तब उसमें तुम्हारे पास जीपी ऑफ डिजिट्स नहीं आता, बस बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। सम ऑफ यूनिट डिजिट में पिछले तुम मान लो 10 या 12 साल में कोई क्वेश्चन नहीं है, सम ऑफ यूनिट डिजिट का कोई क्वेश्चन नहीं है पिछले 10-12 साल में, और सम ऑफ ऑल डिजिट्स का एक क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें अभी करा दिया। क्या तुम्हें बात समझ आई? हाँ भैया। ठीक है, अगला 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट इतना विदाउट रेपिटेशन, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय। देखो 4 डिजिट नंबर है, मैंने 4 डैश बना लिया। तुम्हें पता होना चाहिए अगर कोई भी नंबर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब आता है कि जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। उस केस में जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट ये मेरे पास एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर मेरे किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल मेरे को कहता है। अब देखो मैंने 4 डैश बनाई, अब इन नंबर से मेरे को 2 डिजिट नंबर ऐसे बनाने जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। पहले मैंने लिखा 1 और ये 2, 1 2 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है, 1 3 4 से डिवाइड नहीं होता, 1 5 नहीं होता। अब मैंने लिखा 2 1 नहीं होता, 2 2 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 3 भी नहीं होता और 2 5 भी नहीं होता। फिर मैंने लिखा 3 1 भी नहीं होता, 3 2 होता है 4 से डिवाइड, 8 4 जा। उसके बाद लिखा 3 3 ये भी नहीं होता और 3 5 भी नहीं होता। जब मैं 5 वाला केस लिखूंगा तो उसमें एक 5 2 ही आएगा जो 4 से डिवाइड होता है। मतलब मेरे पास कितने केस बनेंगे, ये केस एक बनेगा, 1 2 3 4, ये वाला केस दूसरा बनेगा, फिर मेरे पास जो तीसरा केस बनेगा 1 2 3 4 वो बनेगा 5 और 2 वाला। क्या तुम बात समझे? अगर मेरे पास 1 2 3 और 5 ये 4 नंबर दे रखे हैं विदाउट रेपिटेशन, 2 नंबर मैंने पहले ही यूज कर लिए हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 नंबर्स अरेंज देम इन 2 प्लेसेस 2 फैक्टोरियल वेज, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल वेज, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल वेज, मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 इंटू 2 6 आ गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी 6। जब मैंने पहले भी बताया था जो ऑनलाइन में, सर लेट मी इन, तो आया नहीं था। ठीक है, जब मैं 11th में था ना, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी 11th बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया ना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, मेरे को इतनी दिक्कत आती थी ये समझने में कि कहाँ मल्टीप्लाई होना और कहाँ प्लस होना है। जैसे मैंने यहाँ पे बीच में प्लस लगा दिया ना, मैं सोच रही थी यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा। मेरे को इसी चीज को समझने में काफी टाइम लगा था, पता है, कि केसेस कैसे बनने हैं, उसमें से हमें चूज कैसे करना है। तो मैंने 11th में ध्यान नहीं दिया, जब मैं इंडिया का दे रहा तो मेरे को कंफ्यूजन बड़ी होती थी, यार कहीं भी प्लस हो रहा है कहीं भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर मैंने ये चीज ढंग से पढ़ी थी, आ गया समझ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स एज ओड। मेरे को एक चीज बताओ, 4 डिजिट नंबर बना रहा है, सारे ओल्ड डिजिट, ओल्ड डिजिट एंड ओल्ड। ओल्ड डिजिट मेरे पास कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 3, एक होता है 5, एक होता है 7, एक होता है 9, इसके अलावा तो कोई नहीं होता। ठीक है, अगर हमें ना दिया हो नोट मेंशन, अगर मेंशन ना हुआ हो तो तुम्हें पता होना चाहिए जो रेपिटेशन होती है वो अलाउड होती है। तो मतलब हर पोजीशन के पास कितने केसेस बनेंगे, यहाँ पे 5, मेरे पास कितनी चॉइसेस है, यहाँ पे 5 चॉइसेस है, 5 चॉइसेस, यहाँ पे भी 5 चॉइसेस, यहाँ पे भी 5 चॉइसेस और यहाँ पे भी 5 चॉइसेस। मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बना, 25 इंटू 25 625।
क्या तुम्हें समझ आया? कितना आसान आसान से क्वेश्चन है ये सारे। अगला, in how many ways can the letter of the word India be permutated such that in each combination vowels occupies odd position? देखो 1 2 3 4 5, पहले तो मेरे पास 5 डैशेस बनेंगी, इनमें से ओड पोजीशन कौन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। अब मैंने लिखा मेरे पास वोवल्स कितने हैं, बताओ, एक आई वोवल, एक आई वोवल और एक ए वोवल। एक मेरे पास क्या बना, कॉन्सोनेंट्स कितने मेरे पास, एन और डी। क्या तुम्हें बात समझ आई? अब देखो 3 वोवल्स है, 3 पोजीशन में अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, और आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 कॉन्सोनेंट्स को 2 प्लेसेस में अरेंज होना है इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो 2 फैक्टोरियल कट के आंसर आया 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। खत्म। क्या तुम्हें समझ आया? अब है अगला क्वेश्चन, the letters of the word equation are arranged in such a way that all the vowels as well as the consonants are together। मेरे को बताओ वोवल किस इसमें क्या क्या है? ई वोवल होता है मेरे पास, यू वोवल है, ए वोवल है, आई वोवल है, ओ वोवल है। जितने वोवल होते हैं सारे यूज हो गए इसमें। कॉन्सोनेंट्स कितने बचे? क्यू, टी और एन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सारे हमने अल्फाबेट यूज कर दिए। उसने बोला है कि वोवल्स एज वेल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। मैंने इसकी एक ग्रुपिंग कर दी, मैंने फिर अगले वाले की ग्रुपिंग कर दी। मतलब कि मेरे पास 2 आइटम्स आई, 2 आइटम्स को 2 प्लेसेस में अरेंज करना है इन 2 फैक्टोरियल वेज, मल्टीप्लाई बाई 3 कॉन्सोनेंट। ये ग्रुपिंग जो मैंने कॉन्सोनेंट्स की है, ये अपने में तो शफल हो ही सकते हैं, कितने में होंगे? 3 फैक्टोरियल वेज में। और जो मैंने ये ग्रुपिंग वोवल्स की रखी है, ये भी तो अपने अंदर शफल हो सकते हैं, तो ये शफल कितने में होंगे? 5 फैक्टोरियल वेज में। अब 5 फैक्टोरियल मेरे पास 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है और ये 2 होता है। मतलब कि 120 इंटू 12, 12 से कितना होता है? 144, 1440 आंसर। क्या तो मेरी बात समझ आई? अगला, what is the number of 6 digit numbers that can be formed only by using digit इतना each ones मतलब रेपिटेशन लॉट नहीं है, और मेरे को डिजिट्स दे रखे 1 2 3 4 5 6 सच दैट, वो भी दे रखे डिविजिबल बाय 6। अच्छा, अब 6 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि मेरा नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इससे भी डिविजिबल, एंड और मैं यूज नहीं कर रहा, एंड नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होने का मतलब है वो नंबर इवन होगा। 3 से डिविजिबल होने का मतलब है उस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होंगे, मतलब कि रिमाइंडर कितना देंगे? 0। क्या तुम इतनी बात समझ आई? अब देखो मेरे को डिजिट्स क्या दे रखे हैं, उसने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया। डिजिट है 0 1 2 3 4 5, इनका सम करना जरा सभी का, कितना आएगा तुम्हारे पास? 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, और 15 + 0 15, 15 एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होता है। तो मतलब कि 6 से डिविजिबल होने वाली जो एक कंडीशन है कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो तो वैलिड है। मेरे को 3 को छेड़ना नहीं। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन में, मेरे को इवन नंबर्स बनाने हैं, बस इवन नंबर्स, क्योंकि 3 वाली कंडीशन तो हमेशा वैलिड रहेगी। इवन नंबर्स कैसे बनाऊंगा मैं? मेरे पास 0 2 और 4 ये 3 नंबर दे रखे हैं इवन, ठीक है। कैसे बनाऊंगा बताओ? पहले तो यहां पे बनेंगे 3 केसेस, ठीक। फिर अब मेरे पास नंबर कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5, और 5 नंबर्स कैन अरेंज देम इन 5 पोजीशन इन 5 फैक्टोरियल वेज इनटू 3। इसमें से मेरे को वो सारे केस माइनस करने हैं, 1 2 3 4 5 6, वो सारे केस माइनस करने हैं जहां पे 0 मेरे पास आगे आएगा, क्योंकि वो 6 डिजिट नंबर नहीं होगा। और फिर यहां पे कितने चॉइसेस बच गए? 2, 4, यहां पे 2 चॉइसेस बच गए मेरे पास, यहां पे 2 चॉइसेस
एक मैंने आगे यूज कर लिया है, मतलब मैंने टोटल 2 नंबर्स यूज कर लिए। तो 4 नंबर्स कैन अरेंज देम इन 4 पोजीशन 4 फैक्टोरियल वेज इनटू 2। मतलब कि मेरा जो आंसर होगा वो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 होगा। सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 2। 4 फैक्टोरियल मैंने कॉमन निकाल लिया। 15 माइनस कितना आया 2। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 15 में से 2 में कितना आता है 13। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 24 इंटू 13। यानी कि अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कुछ इस तरह मल्टीप्लाई कर सकता हूं 240 प्लस 24 इंटू 3। मेरा आंसर 240 से बड़ा ही आएगा, यानी कि 312। मैंने पूरा किया ही नहीं मल्टीप्लाई। क्या तुम्हें समझ लगा? ये एक डाउट था, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज आता हूँ कि जैसे अपन करते हैं ना कि अपन ने सेट कर दिए 3 नंबर, जो फर्स्ट वाला जो केस था अपना, हम्म लास्ट में 3 नंबर्स आएंगे, तो हम्म उसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ कि उसमें 3 लिखना है सिर्फ, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। मेरे को एक बात बता, या तो तू इसको ऐसे कर देख, 1 2 3 4 5 6 मेरे पास नंबर थे 3 2 और 4। या तो मैं सीधे लिख दूंगा इसके पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक है, या मैं इसको बोलूंगा थ्री नंबर्स 3 नंबर्स कैन अरेंज देम सेल्स इन वन पोजिशन इन हाउ मेनी वेज, इन 3p1 वेज। 3p1 का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 - 2 कितना होता है 3 - 1, सॉरी 3 - 1 3 - 1, यानी कि फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, तो दोबारा मेरे पास 3 आता है। मैंने एक चीज सीखी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में कि मैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करता हूं ना, मैं ऐसी वर्डिंग जरूर अपने दिमाग में लाता हूं, मेरे को बहुत आसानी होती है क्वेश्चन सोल्व करने में। मैं समझ ये गया। जो वर्डिंग है ना 3 नंबर्स कैन अरेंज देमसेल्फ इन 1 पोजीशन या 5 नंबर्स कैन अरेंज देम इन 2 पोजीशन, मैं ये वर्डिंग हमेशा अपने दिमाग में बोलता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम पे। तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, यानी कि इसके पास 6 चॉइसेस होंगी। 6 चॉइसेस तो हो ही नहीं सकती ना हमारे पास, सही बात। ठीक है। चलो अगला, let x be the number of permutation of the word permutations and y be the number of permutations of the word combination, which of the following is correct। भाई ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, अगर किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ, मैं सोल्व करवा देता हूँ। बताओ, हो जाएगा बेटा। हो जाएगा ना? चलो अगला, अगला क्या कह रहा है, if the number of selections of r as well as n plus r things from 5n, मतलब मेरे पास जो टोटल है वो 5n है। 5n में से मेरे को सिलेक्शंस करनी है। सिलेक्शंस कितने की करनी है? सिलेक्शंस r आइटम्स की और n प्लस r आइटम्स की, ठीक। मेरे को क्या बोला है, और ये जो सिलेक्शंस हैं ये इक्वल है। इक्वल मतलब कि सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मेरे को 5n में से कोई भी r सिलेक्ट कर लूं, वो इक्वल होगा 5n में से कोई भी n प्लस r सिलेक्ट कर लूं। 5n में से कोई भी n प्लस r सिलेक्ट कर लूं। तुमने फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब NCX इज इक्वल टू NCY होता है, या तो x इक्वल टू y होगा, या तो मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू n के इक्वल होगा, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैंने किया कि मेरे पास r प्लस n प्लस जो r है वो 5n के इक्वल होगा, मेरे पास 2r जो है वो 4n के इक्वल होगा, और जो मेरे पास r है वो 2n के इक्वल होगा। तो मेरे पास उसने क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r 2n। समझ आया? वही।
उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। दो वर्डिंग्स आती है तुम्हारे में, एक एटमोस्ट, एक आती है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कि इससे कम नहीं हो सकता, कम से कम। ठीक। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटमोस्ट थ्री थिंग्स फ्रॉम सिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। छह में से तीन चूज किया, और ये तीन क्या है, ज्यादा से ज्यादा। तीन से ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकता, लेकिन तीन से कम जरूर कर सकता हूं। तो मैंने तीन से कम कर लिए सिलेक्ट सारी। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्या तुम्हें समझ आया? एटमोस्ट और एटलीस्ट। बताओ, कोई दुख तकलीफ इतने में? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ दिस। मेरे को एक चीज बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है। उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो x कोमा वाई कोमा जेड है, ये किसको बिलोंग करेंगे? z पॉजिटिव को। पॉजिटिव इंटीजर शुरू कहां से होते हैं? 1 2 3 अप टू सो वन इंफिनिटी, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बताओ, इसमें उसने रेपिटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब कि रेपिटेशन क्या हो सकती है अलाउड। तो बताओ क्या क्या केस बन सकते हैं। मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। एक केस तो ये बन सकता है। मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, ये बन गया 1 प्लस 1 2, और यहां पे ले लू मैं 3, 3 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और कोई केस बन सकता है? बताओ। इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 3, 3 प्लस 1 4, और यहां पे ले लिया मैंने 3। अगर तुम देखो ये दोनों केस तो सेम ही हो गए। सेम सेम कैसे हो गए? सवाल दिमाग में आना चाहिए कि यार यहाँ पे x ये जो है 1 है, यहाँ पे y 1 और 3 है, ये सेम तो नहीं हो सकते। ये सेम पता कैसे होंगे? अगर मैं 1 1 3 की परम्यूटेशन कर दूं, परम्यूटेशन, तो उसकी एक परम्यूटेशन ये भी तो होगी। क्या तुम्हें बात समझ आई? हाँ भाई। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब है कि मैंने 1 1 3 को अलग अलग तरह से लिखना है, तो उसमें से एक तरीका ये भी होगा, मतलब कि इसको मैं यहां से हटा सकता हूं। मैंने अगला देखा 1 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे 0 आना पड़ेगा, लेकिन 0 मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, मतलब मेरे पास ये दो केसेस बने। अब देखो, अगर मेरे पास 1 2 2 एक केस बना है, तो 2 1 2 भी एक केस बनेगा। मतलब कि मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 2 2 की सारी परम्यूटेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा, परम्यूटेशंस को। और इसकी सारी परम्यूटेशन कैसे मैं लिखूंगा? मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना। 3 नंबर्स कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 3 पोजीशंस इन 3 फैक्टोरियल वेज। लेकिन दो तो सेम ही है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एक केस ये बना, दूसरा मेरे पास था 1 1 3 वाला। 3 नंबर्स कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 3 पोजीशन इन 3 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि ट्वाइस ऑफ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर कितना आया? 6 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास? 6। क्या तो मेरी बात समझ आई? वापस वो करवा सकते, बता सकते हो कि क्या बताना है? 113 वाला। 1 1 3 वाला? मेरे को एक बात बता। ठीक है, समझ गया। वो 2 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, उसे इससे कंफ्यूजन। अरे तेरे पास दो केस सेम ही बन गए ना यार, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4। मैं कर चुका हूं डिविजिबल बाय 4 वाला पिछली बार। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट इतना, रेपिटेशन डिजिट नॉट अलाउड। क्या मैं कह सकता हूं, ये मैंने पिछले पेज में कर रखा क्वेश्चन, सिमिलर 4 डिजिट वाला। तो एक केस बनेगा 1 2, देखो ना 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो एक में आएगा पीछे 1 2। ठीक, एक में पीछे क्या आ सकता है मेरे पास? 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 2 4।
ठीक है। एक में मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। 3 1 3 2 आ सकता है मेरे पास, बहुत बढ़िया। और एक केस क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 2 मेरे पास नहीं होता, 4 4 आएगा। इन सभी केस को ऐड कर दो। ऐड कैसे करोगे, पहले वाले का आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 नंबर्स कैन अरेंज देम इन 2 मिनट। रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है यार, ये वाला तो केस ही नहीं बनेगा। देखो फिर क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, कितना आएगा, 2 + 2 + 2 6 आंसर। क्या तुम्हें समझ आया भैया? अगला, अगला क्या कह रहा है कि देयर आर 8 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ठीक है, कोई एक प्लेन है, तुम ले लो एक्स वाई प्लेन ले लो, ये लो, ये एक्स है, ये एक वाई है, एक्स वाई प्लेन है। इसके अंदर ऐसे करके ना कोई 8 पॉइंट पड़ रखे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब 4 पॉइंट तो तुम्हारे पास सीधी रेखा पर हैं, ठीक। हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, कितनी ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही तुम्हें याद होना चाहिए, इसका आंसर ये होता है। क्या तुम्हें पता है इस चीज का, अरे बताओ हाँ कि ना। हाँ भैया। ठीक है, वो 2 मिनट ना। हेलो सर, लेट मी इन, आ जाइए रेड्डी भाई, आ सकते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। अब देखो मेरे को एक चीज बताना, 8 पॉइंट्स तुम्हारे पास कैसे हैं, 8 पॉइंट्स कहाँ हैं तुम्हारे पास, प्लेन पे हैं, जिसमें से 4 पॉइंट्स जो हैं तुम्हारे पास कैसे हैं, कोलिनियर। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब मेरे को बात बताओ, अगर मेरे पास m नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो ना, m नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो उसमें से मेरे पास क्वाड्रिलेटरल कितने बनते हैं, MC4, ठीक है। अगर मेरे पास m नॉन कोलिनियर, m मान लो m मेरे पास पॉइंट्स है, ठीक। इन m पॉइंट में से जो n पॉइंट्स हैं वो मेरे पास कोलिनियर है, कोलिनियर। तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल कितने फॉर्म होंगे, वो फॉर्म होते हैं MC4 - NC4। क्या तुम्हें बात समझ आई। अब देखना, अब होता क्या इस क्वेश्चन में, जहां दिमाग लगाने वाली बात है। मतलब कि मैंने तुम्हें बोला MC4 - NC4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 8C4 माइनस ऑफ कितना, 4C4। क्या तुम्हें बात समझ आई। लेकिन जब तुम इसको सोल्व करोगे ना, तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। सोल्व करके देख लो बेशक, पर हमें इसे थोड़ा सा दिमाग आगे लगाना है। वो कैसे लगाना है, मेरे को एक बात बताओ, ये 4C4 आता कैसे है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने 4 पॉइंट ले लिए जो मेरे को कोलिनियर दे रखे थे, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इन 4 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट का यूज करके कोई क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं। क्वाड्रिलेटरल तो ऐसे बनता है, अगर 4 पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो वो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएंगे। क्या तुम्हें बात समझ आई। बताओ, अगर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएंगे तो मैंने इन चारों में से 4 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, 4 पॉइंट में से 4 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, तो वो मैंने इस तरह लिख दिया। यानी कि ये एक ऐसा केस है जिसमें क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अब देखो मेरे को बताओ, ये मेरे पास दोबारा 4 पॉइंट जो कि है कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट है ये।
और ये मेरे पास, इस मैं डब्बे को मिटा देता हूं, ये मेरे पास बाकी के बचे 4 पॉइंट हैं जो कि नॉन कोलिनियर है। ठीक है, नॉन कोलिनियर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लूं, तो मेरे को एक बात बताओ, इन 3 पॉइंट से क्या मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं? अगर 3 पॉइंट एक सीधी लाइन पे आ जाएं तो मैं उसे कोई क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं, हाँ कि ना? नहीं भैया। क्या तुम सबको मेरी भाषा समझ आ रही है? इन 3 पॉइंट से मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अगर तुम किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल को देखो तो उसमें 2 पॉइंट ही होते हैं जो एक सीधी लाइन पर होते हैं। अगर मैं 3 पॉइंट सीधी लाइन पे कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कि एक केस ये भी बनेगा। ये केस कैसे बनेगा? इस 4 पॉइंट में से मैंने कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई बाय इन 4 पॉइंट में से मैंने कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, 4C1। यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा 8C4। मेरा जो फाइनल आंसर होगा इसका वो होगा 8C4 माइनस ऑफ 4C4 माइनस ऑफ 4C3 इंटू 4C1। क्या तुम्हें चीज समझ आई? हाँ भैया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना तो जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा। अगला, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे? हार्मोनिक मीन 1 2 3 4 5, हार्मोनिक मीन निकलेगा 5/1/10C3 प्लस 1/10C4 प्लस 1/10C5 प्लस 1/10C6 प्लस 1/10C7। तुम देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन कह सकता हूं मैं। कैलकुलेटिव में क्या ही कहूंगा, मेरे को एक बात बताओ, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास सेम आएगी, उसके बाद इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास सेम आएगी। अब तुम्हें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी कि 10C3 क्या होता है, 10C4 क्या होता है, फिर तुम्हें वही एलसीएम लेके प्लस माइनस करना पड़ेगा। इतना कष्ट तुम्हें अपने हाथों को, अपने दिमाग को देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, अ मैन हैज 7 रिलेटिव्स। अरे बहुत ज्यादा रिलेटिव है। एक मनुष्य है जो पुरुष है, मैन है, उसके 7 रिलेटिव्स हैं, जिसमें से 4 वुमेन है और 3 मेन है। मैंने इसको एक डब्बे में लिख लिया, इतनी चीज है। फिर उसकी एक वाइफ है, उस वाइफ के भी 7 रिलेटिव्स हैं, और जो रिलेटिव्स हैं कैसे हैं, 3 वुमेन है और 4 मेन है। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, मेरे को एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट 3 वुमेन एंड 3 मेन। देखो, मेरे को टोटल क्या इनवाइट करना है, मेरे को जो टोटल है वो मेरे को चाहिए 3 मेन एंड 3 वुमेन, मेरे को ये चाहिए टोटल। ठीक, सो दैट 3 ऑफ देम आर मैन रिलेटिव। ओहो, मैन रिलेटिव। अब इन, ये बताओ, मैंने 3 मैन चूज किए और 3 मैंने वुमेन चूज किए, मतलब मैंने टोटल 6 बंदे सिलेक्ट किए हैं। इन 6 में से जो 3 है वो रिलेटिव होने चाहिए मैन के, मैन रिलेटिव, और जो 3 है ये होने चाहिए वुमेन के रिलेटिव, या तुम कह लो वाइफ के रिलेटिव। क्या तुम्हें इसने जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन समझ आई? मतलब कि मेरे को टोटल 6 बंदे चूज करने हैं, उस 6 बंदे में से 3 जो है वो क्या होने चाहिए, मेन होने चाहिए, और जो 3 है वो वुमेन होनी चाहिए।
अब एक और कंडीशन दे रखी है कि उन 6 बंदों में से जो 3 बंदे हैं वो मैन के रिलेटिव होनी चाहिए और जो 3 है वो वुमेन के रिलेटिव होनी चाहिए। अब देखो इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन मैं कंसीडर करूंगा जो पेपर में शायद तुमसे सोल्व थोड़ा सा टाइम लेके हो सकता है, क्योंकि पेपर में टाइम प्रेशर भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। उन फैक्टर्स को कंसीडर करके ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो पेपर में शायद दिमाग बंद कर दे। अब देखो मेरे को ये जो मैन है यहां से भी मेरे को 3% सिलेक्ट करने हैं, 3%। और जो ये वाइफ है, वुमेन कह लो, यहां से भी मेरे को 3% सिलेक्ट करने हैं। क्या तुम्हें बात समझ आई? अब देखो मैं कैसे करूंगा। मैंने क्या किया, मेरे को बोला 3 वुमेन और 3 मैन होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा, थोड़ा सा और गैप डाल के लिखते हैं। यहां पे मैंने हेडिंग दे दी एक मैन, यहां पे मैंने दे दी वुमेन, ठीक। यहां पे मैं लिखूंगा इनके सबके केसेस। बड़े ध्यान से मेरी बात देखना। मैंने जो मैन है, मैन के पास जो है वो 4 वुमेन है, नहीं 4 क्या है, हाँ, मैन के जो रिलेटिव है उसमें 4 वुमेन है और 3 मैन है। बड़े ध्यान से देखना। मैंने 4 में से 1 वुमेन सिलेक्ट करी और उसके बाद मैंने 3 मैन में से 2 मैन सिलेक्ट किए। तो मैंने टोटल क्या सिलेक्ट किया, ये 1 है, ये 2 है, 2 + 1 3, मतलब मैंने 3 बंदे सिलेक्ट कर लिए मैन के रिलेटिव में से। क्या तुम्हें बात समझ आई ये वाली? बताओ। भैया ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने मैन के रिलेटिव में से 1 वुमेन सिलेक्ट की तो मेरे को टोटल चाहिए 3 वुमेन। तो मैं वुमेन वाले केस में जाऊंगा और मैं वुमेन कितनी सिलेक्ट कर लूंगा, 2। तो मैन मेरे को ऑटोमेटिकली कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1। तो अगर तुम यहां केस देखो, ये केस मेरे को कहता है मैन से भी मैंने 3 रिलेटिव उठा लिए, ये केस कहता है मैंने वुमेन से भी 3 रिलेटिव उठा लिए, मतलब टोटल मैंने 6 बंदे उठा लिए और इन 6 बंदों में से 3 वुमेन है। अगर तुम ये देखो, ये लेड वाला, ये मेरे पास वुमेन वाला केस है, मतलब 1 + 2 3 वुमेन होगी। ये मैन वाला केस है, मतलब मेरे पास 2 + 1 3, 3 मैन और 3 वुमेन भी होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? हाँ भैया अब मैं इन दोनों केस को मैं थोड़ा साफ करके दोबारा लिख देता हूं इसको। या। मतलब कि ये मेरे पास एक केस बना है, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई। ये मेरे पास बना है पहला केस। अब बनेगा मेरे पास दूसरा केस। दूसरा केस कैसे बनेगा, मैंने गया मैन के रिलेटिव के पास, मैंने कहा मैन के रिलेटिव, मैंने अब 2 वुमेन उठानी है और मेरे को टोटल बंदे मैन से 3 ही चाहिए, तो मेरे पास 3 में से मैं 1 मैन उठाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 वुमेन उठा लिए तो वुमेन के रिलेटिव्स में मेरे पास वुमेन से सिर्फ एक ही केस बनेगा और यहां पे मैन से बन जाएगा 2। क्या तुम्हें ये भी बात समझ आई? ये मेरे पास दूसरा केस बनेगा। फिर मैं दोबारा गया मैन के रिलेटिव के पास, मैंने कहा मैं मैन से 3 बंदे उठाने हैं, तो तीनों की तीनों वुमेन हो जाएंगी और मेरे को मैन के रिलेटिव में से मैन एक भी नहीं उठाना। फिर मैं गया वुमेन के रिलेटिव के पास, वुमेन के रिलेटिव से मैं वुमेन एक भी नहीं उठा सकता क्योंकि 3 वुमेन मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं यहां से एक भी वुमेन नहीं उठाऊंगा। मल्टीप्लाई बाय मैं यहां से कितने मैन उठा लूंगा, 3 मैन उठा लूंगा और ये मेरे पास बन गया तीसरा केस। फिर मैंने लगाया दोबारा प्लस का निशान। यार जहां मैंने मैन के रिलेटिव में से 3 की 3 मैंने वुमेन सिलेक्ट कर ली, मैं 3 के 3 मैन भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैंने 3 मैन सिलेक्ट कर लिए तो मेरे पास क्या बना, मैंने एक भी वुमेन सिलेक्ट नहीं की। फिर मैं आया वुमेन्स के रिलेटिव के पास, अगर मैं 3 मैन सिलेक्ट कर लिए तो मेरे पास क्या गुंजाइश बची, मैं वुमेन के रिलेटिव में से मैन एक भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई बाय 3 की 3 मैंने क्या सिलेक्ट कर ली, वुमेन। ये मेरे पास बना चौथा केस। ये 4 केसेस बनते हैं इस क्वेश्चन में। और इसको लिखना कैसे है, फिर तुम्हें इसको लिखना कुछ इस तरीके से, 4C1 इंटू 3C2 इंटू 3C2 इंटू 4C1 प्लस
4C2 into 3C1 into 3C1 into 4C2 plus 4C3 into 3C0 into 3C0 into 4C3, ठीक, फिर प्लस 3C3 into 4C0 into 4C0 into 3C3। ये 4 केस बनते हैं। मैंने तभी कहा ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में शायद तुम्हारे दिमाग को खराब कर दे। है आसान ही है लेकिन टाइम प्रेशर में शायद तुम ना सोल्व कर पाओ। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। क्या तुम्हें समझ आई? ठीक है, अगला। पता है अगर मैं पेपर दे रहा होता ना, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को इतना तो अंदाजा हो गया कि इसमें केसेस बनेंगे। भैया मैं इसको सर्कल करता और मैं छोड़ देता, इसके बाद एंड में होऊंगा। मैं करता नहीं अटेम्प्ट इसको पहले गो में। मैं हमेशा पेपर तुम्हें एक चीज देता हूँ, जिंदगी में याद रखना, पेपर हमेशा 2 बार अटेम्प्ट करना हो। शॉर्टकट्स नहीं है भैया? नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। पेपर 2 बार अटेम्प्ट करना होता है। जब तुम फर्स्ट गो में पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसमें तुमने पूरे के पूरे 1 से लेकर 120 क्वेश्चन तुमने सारे के सारे देखने हैं और उनमें से तुम्हें क्वेश्चन को सर्कल कर देना है। ये सर्कल वाले वो क्वेश्चन होने चाहिए जो तुम कर सकते हो लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा या कैलकुलेशन गलत हो रही है, कोई भी रीजन है, लेकिन तुम्हें पता है ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, उसको सर्कल कर देना है और इसको एंड में देखना है जब तुम सेकंड गो में दोबारा पेपर अटेम्प्ट करोगे। हमेशा 2 गो में पेपर अटेम्प्ट होता है, हमेशा याद रखना इस चीज को। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मेरा कभी तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें सर्कल भी बना होता है, उसमें स्टार भी बना होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या बना के रखा होता है मैंने हर क्वेश्चन के आगे। ठीक है, चलो अगला 9th क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है अ ट्राइंगल PQR is such that 3 points lie on the side PQ। ये PQR है, 3 पॉइंट जो है वो PQ पे लाई करते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट जो है वो QR पे लाई करते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट जो है वो RP पे लाई करते हैं। उसने बोला बताओ कितने ट्राइंगल्स फॉर्म होंगी। कितना आसान सा सवाल पूछा उसने। टोटल पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे 12C3 माइनस एक लाइन पे है तो 3C3 माइनस एक लाइन पे ही है 4C3 माइनस एक ही लाइन पे है 5C3। आंसर आ गया तुम्हारे पास। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर। क्या तुम्हें समझ आया? भैया बताओ। आना चाहिए समझ। उसके बाद अगला सवाल है 3 different numbers are selected at random from the first 15 natural numbers। अच्छा, पहले 15 नेचुरल नंबर होते हैं यहां तक और ये दोनों इंक्लूसिव है। अगर वो कहता बिटवीन, देखो वर्डिंग बड़ी शानदार है, बिटवीन अगर वो कहता, उसने लिखा फ्रॉम। अगर वो कहता बिटवीन फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर तो तुम्हारे पास दोबारा यही आता, लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आती, 1 और 15 इंक्लूड नहीं होते बिटवीन में। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है? उसके बाद उसने बोला सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू थर्ड नंबर। मैंने 3 नंबर सिलेक्ट किए। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बात बताओ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास टोटल 15 नंबर है, उनमें से मैंने कोई भी 3 से नंबर सिलेक्ट करने हैं तो मेरे पास टोटल आउटकम तो 15C3 होगा। अब मेरे पास फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे वो देखो, ABC है। मेरे को बोला है A इंटू बी जो है वो C के इक्वल होना चाहिए। ऐसे कितने केस बन सकते हैं? बनाओ जी। और ये क्या है, डिफरेंट है सेम है? 3 डिफरेंट नंबर, 3 डिफरेंट नंबर्स, मतलब कि ए बी सी सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होने चाहिए। अब देखो मैं बना सकता हूं
2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। क्या तुम्हें बात समझ आई? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। मेरे पास तो कितने केस बन गए? 1 2 3 4 5 केस तो यही बन गए। अगर मैं 2 इंटू 8 करूंगा तो वो आएगा 16, लेकिन जो है ये ग्रेटर देन 15 है, तो ये कंडीशन मैं नहीं लूंगा, ये कट हो जाएगा। ठीक, अगला 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। लेकिन तुम ध्यान से देखो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो सेम ही हो गया, तो इसको भी मैं नहीं लिखूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? 3 इंटू 3 9, लेकिन 3 और 3 रिपीट हो गए, 3 4 12, ये बनेगा। फिर मैं लिखूंगा 3 इंटू 5 15, बहुत बढ़िया। 3 6 18, वो भी आगे हो जाएगा। फिर आई 4 की बारी। 4 2 8, मैंने ऊपर कंप्लीट कर लिया। 4 3 12, मैंने ऊपर लिख लिया। 4 4 16, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये भी केस इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं 5 के बारे में जाऊं, 5 2 10 इंक्लूड हो गया, 5 3 15 इंक्लूड हो गया, तो उसके बाद भी नहीं आएगा। 6 के पास सारे केस इंक्लूड हो गए मेरे पास। तो मेरे पास ये टोटल इतने केसेस हैं, देखो ध्यान से कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 केसेस। सोल्व करो, कितना आएगा? 7 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 कर दो, तो 3 5 15, 3 2 6, 7 2 14, ये 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर कितना आया? 13 इंटू 5 कितना होता है? 50, 15, तो 65 आएगा आंसर। 1/65, 1/65। ऑप्शन नंबर सी। क्या तुम्हें समझ आया? बताओ, तुम्हें केसेस बनाना समझ आए कि मैंने केस कैसे बनाए हैं, मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा लगाया है? बताओ। अरे हो सही क्लास में तुम? भैया समझ में आ गया। Right side. Right. ठीक, क्या हुआ? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फिक्स्ड नेचुरल नंबर्स n। ठीक है, तुमने बाइनोमियल में ये चीज पढ़ी होगी, कौन सी चीज पढ़ी होगी? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तुम कैसे निकालते हो? एनसीआर अगर तुम्हारे पास है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालते हो? बताओ। तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दो होते हैं, एक फॉर्मूला होता है NCN/2, अगर तुम्हारे पास n क्या हो? इवन हो। अगर n इवन हो तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये होता है। अगर n तुम्हारे पास ओड हो तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है? NCN-1/2 या NCN+1/2, ये होता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उसने बोला है कि एनसीआर है, एनसीआर, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा? इफ n इज इक्वल टू 2r, इसको कंपेयर करो हाँ जरा NCN/2 के साथ, तो यानी कि r इज इक्वल टू n/2, यानी कि n इज इक्वल टू 2r। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी क्या बोला है? दूसरी करो ऐसे, एनसीआर को कंपेयर करो NCN-1/2 के साथ, फिर एनसीआर को कंपेयर करो NCN+1/2 के साथ। तो यहां से तुम्हारे पास आएगा, इस वाली साइड से तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारे पास n है वो कितना है? 2r+1। यहां से बनेगा n इज इक्वल टू 2r-1, मतलब कि तुम्हारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, बोथ 1 and 2। समझ आया तुम्हें? थोड़ा सा बाइनोमियल का कंसेप्ट यूज है, परम्यूटेशन और बाइनोमियल तो एक ही चीज है यार, इनको तो दो चीज मानना भी नहीं चाहिए, एक ही थाली के मतलब चचेरे भाई हैं ये। ठीक है, अगला सवाल, m पैरेलल। देखो जी, अगर मानो मेरे पास ये कुछ m लाइंस हैं, m लाइंस, ये कितनी लाइंस हैं? m लाइंस हैं।
यार एक तो मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा माफ करना यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की। अगर इनको n लाइंस काट देती है ऐसे करके, कितनी लाइंस ने काट दिया, n लाइंस ने, तो ये जो अंदर डब्बे है ना, डब्बे, ये डब्बे क्या बनते हैं, डब्बे बनते हैं पैरेललोग्राम। और कितने पैरेललोग्राम बनते हैं, ये बनते हैं MC2 इंटू NC2, इतने पैरेललोग्राम बनते हैं हमारे पास। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जब मेरे को MC2 इंटू NC2 किया, मेरे पास 60 पैरेललोग्राम्स बने, तो m प्लस n बताओ कितना होगा। तुम्हारे पास इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसको ट्रेडिशनल वे से सोल्व कर लो, या तो m और n को हिट एंड ट्रायल से पुट करके देखो। ठीक है, मैंने देखा 60 क्या होता है, 6 इंटू 10। ठीक है, मेरे को पता है अगर मैं मानो m को 5 ले लूं और n को मैं 3 ले लूं, तो जो 5 से 2 होता है वो 10 होता है, और जो 3 से 2 होता है वो 6 होता है। मेरे पास होगी 10 इंटू 6, दोबारा ये कंडीशन आ गई, मतलब कि m की वैल्यू 5 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, तो m प्लस n आएगा 8 के इक्वल। क्या तुम्हें समझ आया? एक बार कहीं भी तुम, हाँ क्या करना है, एक बार फिर से समझा। फिर से समझा देते हैं मेरी जान। देख, अगर तेरे पास m लाइंस और n लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो बीच में डब्बा बनता है वो पैरेललोग्राम होता है, और वो कितने पैरेललोग्राम बनते हैं उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है MC2 इंटू NC2। उसने मेरे को क्वेश्चन में बोला है जब m पैरेलल लाइंस n पैरेलल लाइंस जब एक दूसरे को काटेंगे तो 60 पैरेललोग्राम्स बनते हैं, तो मैंने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब मेरे को पता है जो 60 होता है वो 6 इंटू 10 होता है। उसके बाद मेरे को पता है कि 5C2 की वैल्यू 10 होती है और 3C2 की वैल्यू 6 होती है। तो मैंने सपोज कर लिया कि m जो है वो 5 के इक्वल है, जो n है वो 3 के इक्वल है। मैंने हिट एंड ट्रायल किया है। जब मैं m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैंने अब क्या किया, मैंने m प्लस n ही निकाला मेरे भाई, जो 8 आएगा। बता, समझ आया? हाँ समझ में आ गया। चलो खत्म। अगला क्या है, लेट n बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब कि मेरे पास कोई भी एक नंबर दे दिया EF, उसके एंड में 2 ही जीरो होने चाहिए, 2 ही, एग्जैक्टली 2 जीरोस, एग्जैक्टली 2 जीरोस। ठीक, एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल का एक्सप्रेशन, अगर मैं n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो वो एक नंबर बनेगा इस फॉर्म में, और उस फॉर्म में जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 0 होने चाहिए। ठीक है, इज एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ जीरोस। बताओ कितनी वैल्यूज n की पॉसिबल हैं? क्या तुम में से कोई मेरे को बता सकते हैं इसको करने का पहला स्टेप क्या है? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जीरो कैसे बनता है, जीरो कैसे बनता है, जीरो बनता है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके। क्या तुम्हें ये बात मेरी सहमत हो तुम इस बात से? कहने का मेरा मतलब क्या, बड़े ध्यान से सुनना। अगर किसी भी नंबर के पीछे जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, मान लो कोई भी नंबर ले लो जिसके पीछे जीरो आ रहा है, तो मतलब कि जीरो बनता कैसे, मेरा कहने का ये मतलब है। अब ये देखो, ये क्या बना 42 इंटू 10, और ये 10 क्या होता है 5 इंटू 2। ये 100 क्या होता है 10 इंटू 10, और 10 क्या होता है 5 इंटू 2। कहीं भी तुम्हें जीरो दिख जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए जीरो सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 के प्रोडक्ट से बनता है। क्या तुम्हें मेरी बात इतनी समझ आई? अरे हाँ कि ना? देखो, उसके बाद अगर मैं 4 फैक्टोरियल देखूं, मैंने किया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल।
इन चारों फैक्टोरियल में किसी फैक्टोरियल के पास भी 5 नहीं है, मतलब कि ये चारों फैक्टोरियल के एंड में 0 नहीं आ सकता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई इतनी? उसके बाद देखो, अगर मैं देखूं 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर है जिस नंबर के पास 2 भी है और 5 भी है, मतलब कि ये एक ऐसा नंबर है जिसके पीछे 0 होगा और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। तुम देख लो, इनमें से किसी का भी फैक्टोरियल खोल लो, 0 नहीं है पीछे। 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे 6, 7, 8 और 9 फैक्टोरियल, इनके पास क्या होगा? इनके पास एक 5 होगा, एक 5 होगा, बताओ। इसमें भी 5 एक बार आ रहा है, इसमें भी 5 एक बार ही आएगा, इसमें भी 5 एक बार आएगा, इसमें भी 5 एक बार आएगा। सही बात है। मैंने तुम्हें बोला जो 0 होता है वो 5 और 2 का पेयर बनाता है 0। अगर इसमें 5 ही एक बार आ रहा है तो मतलब यहां भी 0 कितने होंगे? यहां भी 1 0 1 0 1 0 1। अरे भाई, यहां भी 1 0 1 0 1 0 1 0 होगा। लेकिन जैसे ही तुम 10 फैक्टोरियल पे जाओगे, 10 फैक्टोरियल क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल में एक 10 है, एक 5 भी है और एक 2 भी है। ये 10 क्या है? 5 इंटू 2, और ये क्या है? 5 इंटू 2। मतलब कि 10 फैक्टोरियल तुम्हारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके पास एग्जैक्टली 2 जीरोस हैं, एग्जैक्टली 2 जीरोस। ठीक है विवेक जी, आप अपना अगर माइक बंद कर सकते हैं ना तो बड़ा सही रहेगा। विवेक जी, विवेक भाई, चलो, मतलब कि 10 फैक्टोरियल एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा मेरे पास जिसके पास 2 जीरोस होंगे। उसके बाद 11 फैक्टोरियल लिखा, 12 फैक्टोरियल लिखा, 13 फैक्टोरियल लिखा, 14 फैक्टोरियल लिखा। इन सब के पास 2 जीरोस होंगे, 2 एग्जैक्टली जीरोस, 2 एग्जैक्ट जीरोस। जैसे मैं 15 फैक्टोरियल के पास गया, मैंने देखा 15 फैक्टोरियल के पास एक 15 है, एक 10 है, एक 5 भी है और एक 2 भी है। मतलब एक पेयर ये बना, एक 5 2 का पेयर ये बना, और इसके पास भी तो 5 है, इसके पास भी 5 है। मतलब कि मैं 2 तो कहीं से भी ले सकता हूँ यार, मैं 8 से भी 2 ले सकता हूं। तो एक पेयर मैंने ये बना लिया, मतलब 5 फैक्टोरियल के पास 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस। उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कितने नंबर होंगे जिनके पास एग्जैक्टली 4 जीरो हैं, एग्जैक्टली 2 जीरोस हैं। तो एग्जैक्टली 2 जीरोस वाले होंगे 10 फैक्टोरियल, 11, 12, 13, 14। तो टोटल 5 वैल्यूज आएंगी। क्या तुम्हें सवाल समझ आया? फैक्टोरियल और जीरोस के बेसिक पर सवाल है, क्या तुम्हें समझ आया? देखो फिर अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है मेरे को जो y है वो x फैक्टोरियल के इक्वल है, जो z है वो 2x फैक्टोरियल के इक्वल है। तो बताओ z अपॉन y अगर 120 है तो 3x फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? मैंने z अपॉन y किया तो मेरे पास किसके इक्वल आया? z अपॉन y 2x फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, ये 120 के इक्वल है, और 120 कितना होता है? 6 इंटू 20 होता है 120। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ, 12 इंटू 10 भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल करूंगा। x को मैं क्या करूंगा? हिट एंड ट्रायल। कैसे करूंगा देखना, मैंने लिया x को 1, x को 2 और x को 3।
अगर मैंने x को 1 ले लिया तो मेरे पास बनेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज नॉट इक्वल टू 120। मैंने x को 2 ले लिया तो मेरे पास बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 2 फैक्टोरियल 2, ये भी मेरे पास नॉट इक्वल टू 120। x को मैंने 3 ले लिया तो मेरे पास बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मेरे पास क्या बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 फैक्टोरियल बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट जाएगा, ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा 5 4 20, ये 120। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है। अगर x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है 3x फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो और देखो भाई क्या होगी, इसमें से वैल्यू निकालो 9 फैक्टोरियल की। क्या तो मेरी बात समझ आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन अगला भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 फैक्टोरियल जो है वो n टाइम्स 8 की पावर k है, वेयर k एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब z पॉजिटिव है, k कोमा जो n है दैट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। कह रहा है देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। मैं लिख लेता हूं, मेरे को जो कंडीशन दे 26 फैक्टोरियल, यहां पे मैंने एक जगह बनाई, मैंने लिखा 26 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू 8 की पावर k। मैंने इसको लिखा 26 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू 2 की पावर 3 के। मतलब कि अगर मैं सिर्फ इतनी इतनी चीज को देखूं, देखना जो मैं रेड से करूंगा, इतनी इतनी चीज को देखूं, तो मेरे को ये चीज क्या पूछ रही है, मेरे को ये चीज पूछ रही है कि हाउ मेनी टाइम्स 2 occurs इन 26 फैक्टोरियल, कितनी बार जो 2 है वो 26 फैक्टोरियल में आ रहा है। तो मैं कैसे निकालता हूं ये, तुम्हें इसका मेथड पता है। 26 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आता है मेरे पास 13, फिर 13 को दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, क्या आता है 2 6 12। मेरे को रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना होता, मेरा काम सिर्फ किस चीज से होता है, डिवाइजर से। 2 6 12 तो मैंने लिख दिया 6, 2 3 6 मैंने लिख दिया 3, 2 1 2 मैंने लिख दिया 1, इसके बाद तो 0 आ जाएगा। फिर मेरे को क्या करना होता है, मेरे को इन वालों को ऐड कर देना होता है, 3 प्लस 6, 13 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 किसके इक्वल आता है, 6 3 और 1 10, 23 के इक्वल आता है। मतलब कि 26 फैक्टोरियल में 23 टाइम्स 2 अक्कर होता है, यानी कि 2 की पावर 23 और 2 की पावर 23 को मैं कंपेयर करूंगा 2 की पावर 3k के साथ, यानी कि 3k इज इक्वल टू 23, यानी कि k इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग। तो उसने मुझसे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में उसने मेरे को बोल रहा था जो k है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि जो k की वैल्यू होगी वो 7 होगी। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k कितनी होगी 7। क्या तुम्हें सवाल समझ आया? बढ़िया सवाल था, बताओ। क्या हुआ? समझ आ गया समझ आ गया। अगला, in how many ways can a student choose n minus 2 courses out of n courses if 2 courses are compulsory। बताओ, 2 कोर्सेज तो कंपलसरी ही है मेरे पास, तो मेरे पास तो टोटल मेरे को n माइनस 2 में से कितना सिलेक्ट करना है, n माइनस 4। इसको कर लो सोल्व, या तो ऐसा कर लो, या n की वैल्यू फिर तुम 5 पुट कर दो और फिर सोल्व कर लो, बराबरी बात बनेगी तुम्हारे पास। क्या तुम्हें समझ आई चीज? जब हम 2 कोर्सेज को हमने कंपलसरी इंक्लूड करना है या कंपलसरी एक्सक्लूड करना होता है तो कैसे होता है।
बताओ। हाँ भैया। ठीक है, अगला। What is the maximum number of possible points of intersection of four straight lines and a circle? चार स्ट्रेट लाइंस और एक सर्कल के वो पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज between lines as well as circle and a line। जो लाइंस का इंटरसेक्शन होता है, जो लाइंस का इंटरसेक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बताओ। एक तो चार स्ट्रेट लाइंस और एक सर्कल है। चार स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन हो गया 4C2। उसके बाद लाइंस एंड सर्कल्स के इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, मेरे को बात बताओ। अगर m लाइंस इंटरसेक्ट n सर्कल, इंटरसेक्ट n सर्कल, तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है कितने आते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं 2mn। यहां पे चार लाइंस है, एक सर्कल है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आएगा 2 × 4 × 1। 4C2 किसके इक्वल होता है? 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 जा 4, यानी कि ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, तो 8 + 6 होगा 14। क्या तुम्हें बात समझ आई? ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हें याद करने चाहिए कि सर्कल, और जब हमारे पास सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, सर्कल्स मानो m सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? m × m-1। जब m लाइंस और n सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो तुम्हारे पास होता है 2mn। क्या तुम्हें इतनी चीज पता है, पढ़ रखी है तुमने? अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है कि वो मेरे को कह रहा है कि 25 फैक्टोरियल + 1 इज डिविजिबल बाय 26। 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 26 + 1 बाय 26। क्या वो कह रहा है कि इसका जो रिमाइंडर है क्या वो 0 आएगा? चेक करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने 1 को 26 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है? 1। अगर मेरे को चेक करना है कि 25 फैक्टोरियल को 26 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो, मैंने 25 फैक्टोरियल लिया, इसको 26 से डिवाइड कर दिया। 26 क्या होता है? 13 × 2। मेरे को पता है 25 फैक्टोरियल में मेरे पास 13 भी एक नंबर आएगा। 25 फैक्टोरियल को जब मैं एक्सपेंड करूंगा मेरे पास एक नंबर 13 भी आएगा और एक नंबर मेरे पास 2 भी आएगा। मतलब कि 25 फैक्टोरियल को देखो, मैं अगर ऐसे एक्सपेंड करूंगा ना, ये कहां पे करूं मैं एक्सपेंड? यहां पे जूम करके एक्सपेंड करता हूं। मैं अगर 25 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो बीच में एक नंबर मेरे पास 13 भी आएगा, एक नंबर 2 भी आएगा। फिर मैं 26 से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा। मतलब कि 25 फैक्टोरियल को 26 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आता है 0 और 0, और यहां पे आया रिमाइंडर 1, तो मेरे पास टोटल रिमाइंडर आया 1। तो मतलब कि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। अगला मैं चेक करता हूं, क्या 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं प्लस 1 को 7 से डिवाइड करूं, क्या रिमाइंडर 0 आता है? देखो, चेक करते हैं आता कि नहीं आता। मैंने 1 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। 720 होती है ना, 120 × 6 कैसे 720? ठीक है, 720 होती है। अगर मैं इस 720 को 7 से डिवाइड करूं तो बताना मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है? 7 1 7, 0 2 0 0। कितना आता है? 7 3 नहीं, 7 2 14। मेरे पास बचा 6, रिमाइंडर आया 6। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया मेरे पास? 6।
6 प्लस 1 कितना आया? 7। 6 प्लस 1 कितना आया? 7। और अगर मैं इस 7 को दोबारा 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 ओनली। क्या तुम्हें चीज समझ आई? क्या तुम्हें रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, हाँ कि ना? क्या पढ़ रखे हैं तुमने रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट? पढ़े हुए हैं कि नहीं? नहीं वैसे तो नहीं पढ़े हैं पर अरे भाई, तो तुम चुप क्यों हो बताओ? तुमने मौन क्यों धारण करके रखा हुआ है? तुमने रिमाइंडर नहीं पढ़ा क्या? पहले पढ़ा था पर अब अभी याद नहीं है, रिवीजन नहीं किया था तो। हाँ हाँ, रिवाइज तुम करोगे। तुम रिवाइज पता कब करोगे? 12 सितंबर को। देखना, 12 सितंबर को तुम खोलोगे तो ये सारी किताबें जितनी तुम्हारे पास हैं ऐसे रख लोगे अपने आगे, फिर देखना कितनी जल्दी रिवीजन होती है। अगला सवाल मेरे को कह रहा है, इफ द सम मैसेज डिवाइडेड बाय व्हाट इज रिमाइंडर। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान से देखना। 0 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड कर दिया, 1 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड कर दिया, 3 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड कर दिया, 4 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड कर दिया, अप टू सो ऑन। जब मैंने 4 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड किया ना, जब मैंने 4 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड किया तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके पास 4 इंटू 2 है। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल के पास भी 4 इंटू 2 है। तो ये सारे आगे वाले जितने हैं ना, ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो खेल बचेगा सिर्फ इतनी चीज का। 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6। इसको 8 से डिवाइड करो, इसको 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 1, इसको 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 1, 2 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 2, 6 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है कितना? 6 ले लो। चलो, तुम्हें नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरे पास इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो तो तुम्हारे पास क्या आता है? 6 प्लस 2 8 प्लस 9 प्लस 10 10 10 इज ग्रेटर देन 8। तो मैं 10 को दोबारा 8 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर आएगा 2। तो मेरे पास इस सवाल का जवाब होगा, सवाल का जवाब होगा 2। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर होगा क्या? जब तुम 60 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? सेम टाइप ही है। अगला क्वेश्चन भी देखो, 24। अगर मैं 5 फैक्टोरियल देखूं, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24। मतलब कि 5 फैक्टोरियल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 24 से। 5 फैक्टोरियल के जो भी नंबर आगे होगा वो 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 24। इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1, इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 6। तो टोटल रिमाइंडर बचेगा 6 प्लस 1 7। अगला, what is the maximum value of n such that 5 to the power n divides 30 factorial plus 35 factorial। तुम्हें पता होना चाहिए what is the maximum value of n। मतलब वो पूछ रहा है how many times 5 occur in 30 factorial प्लस 35 फैक्टोरियल। इसकी एक और वर्डिंग ये है। तो कैसे निकालोगे? जब तुम्हारे पास निकालना हो तो मैं m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल में या m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल में, तो तुम्हें क्या कंसीडर करना होता है? कंसीडर ओनली दैट फैक्टोरियल which is smaller। यानी कि 30 फैक्टोरियल और 35 फैक्टोरियल में से छोटा क्या है? 30 फैक्टोरियल मैं इसको कंसीडर करूंगा और मैंने क्या निकालूंगा कि हाउ मेनी टाइम्स 5 अकर इन 30 फैक्टोरियल। तो कैसे निकालते हैं ये? इसका तुम्हें पता है, 30 को 5 से करो, 3 6
उसके बाद 5 1 जा 5, ठीक है, उसके बाद तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 + 1 7, तो हमारे पास आंसर आएगा 7। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल मुझसे पूछ रहा है, अगला सवाल एक पैटर्न है, पैटर्न, वो पैटर्न मेरे को ये कहता है कि समीशन n = 1 से लेकर n तक n × n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n + 1 का फैक्टोरियल -1 के। ठीक है, अब देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा। मैंने लिखा, ये कहां से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये n = 2 से शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, n = 9 तक, और ये टर्म एक एक्स्ट्रा दे रखी है। मैं देखो कैसे करूंगा, मैं करूंगा 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, अप टू 9 × 9 फैक्टोरियल, 9 × 9 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 9 + 1 फैक्टोरियल -1, यानी कि 10 फैक्टोरियल -1 थी। अब मेरे को ये 1 नहीं चाहिए, तो मैं 1 को दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो मेरे पास बनेगा 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस 9 × 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल -1 और -1। अब मैं दोनों साइड 2 का ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को बोल रखा है 2 ऐड करना है, तो मेरे पास क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल -1 -1 प्लस 2, ये सब कट जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल मेरे को कह रहा है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6, n > 3, n को ले लो 4। क्या 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल लिखा मैंने, इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास बचा 4। क्या 4 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 देता है, बिल्कुल गलत बात, तो पहला ऑप्शन होगा गलत। सेकंड, दोबारा n को 4 पुट करो, तो तुम्हारे पास बना 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3, ये तुम्हारे पास बना 7, ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है 7 से, तो मैंने दोबारा n = 5 पुट करके चेक किया, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3, तो तुम्हारे पास आया 5 × 4 प्लस 3, तुम्हारे पास आया 23। क्या 23 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, नीदर। 13th क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ये समीशन पूछ रहा है n × n फैक्टोरियल का, तो आंसर क्या होता है, n + 1 फैक्टोरियल -1, 10 + 1 फैक्टोरियल -1, 11 फैक्टोरियल -1, ऑप्शन नंबर डी। क्या तुम्हें समझ आया? अरे बताओ, कुछ आ रहा है दिमाग में, जा रही हैं चीजें, कुछ रिकॉल हो रहा है, कुछ रिवीजन हो रही है? चलो अगला मेरे को कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 4 5 विदाउट रेपिटेशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 50,000। पहले मेरे को बताओ टोटल 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, टोटल 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे इनका यूज करके, तो 1 2 3 4 5 माइनस वो वाला केस जिसमें 0 आगे आएगा, 1 2 3 4, तो 5 numbers can arrange them in 5 position 5 factorial, 4 numbers can arrange them in 4 position 4 factorial, तो माइनस, तो मेरे पास आएगा 120 माइनस 24, किसके इक्वल आएगा 96 के, तो टोटल 5 डिजिट नंबर तो 96 बनेंगे। अब मेरे को इनमें से वो डिजिट निकालने हैं जो 50,000 से बड़े हैं, 1 2 3 4 5, 50,000 से बड़े मतलब पहले 5 आएगा और पीछे क्या आ सकता है, 4 नंबर बचे तो 4 फैक्टोरियल वेज आएगा। ठीक है,
4 number can arrange them in 4 position in 4 factorial ways। क्या मेरी बात समझ आई? तो फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास बने टोटल 24 केसेस, 24, ठीक है। मेरे को पूछा है व्हाट इज दी परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालोगे, 24 डिवाइडेड बाय 96 इनटू 100%। तो ये कितना हुआ, 12 2 जा 24, 12 8 जा 96, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 100 ये जाएगा 25 से, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 25%। ठीक, उसके बाद हाउ मेनी ओड नंबर्स लाइंग बिटवीन 300 and 400 आर देयर in which none of the digit is repeated? How many odd numbers? तो मेरे को बात बताओ, पहले तो अगर odd number बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास है 1 3 5 7 9 और नो डिजिट रिपीट, नो डिजिट रिपीट। अगर मेरे को 300 और 400 के बीच में बनाने हैं तो मतलब पहला नंबर तो मेरा 3 होगा और नो डिजिट रिपीट मतलब फिर यहां से 3 हट जाएगा। मेरे को ओड नंबर बनाने हैं तो इस वाली पोजीशन के पास 1 2 3 4 केसेस होंगे। क्या बात, मेरी बात समझ आई? अगर एक नंबर यहां पे आ गया, 4 केसेस यहां पे है, तो बताओ यहां पे क्या बनेगा बीच वाले पे, बताओ जी। अगर टोटल हमारे पास होते हैं 10 डिजिट, 10 डिजिट होते हैं, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ पे यूज हो गया, तो यहाँ पे बचे 8 डिजिट के। तो मेरे पास क्या बना, 8 इंटू 4 32। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल डिजिट्स आर ओड। ओड क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रेपिटेशन अलाउड है। तो इसके पास भी 5 केस, इसके पास भी 5 चॉइसेस, इसके पास भी 5 चॉइसेस, इसके पास भी 5 चॉइसेस। तो मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 25। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? उसके बाद मुझसे पूछ रहा है, if different permutations of the letter of the word mathematics are listed in as in a dictionary, how many words with or without meaning are there in the list before the word C? C से पहले कितने वर्ड होंगे, या तो वो A से शुरू होगा या तो B से। B तो पूरे मैथमेटिक्स में नहीं है तो ये कट हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं, तो मैंने लिख दिया A। टोटल वर्ड कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बनेगी 10 डैशेस। तो 10 नंबर कैन अरेंज देम इन 10 पोजीशन इन 10 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय m जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, जो t है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, उसके बाद कुछ और आ रहा है 2 टाइम्स, t h e m a t नहीं, तो मतलब डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? अगला सवाल, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशंस। पहले मेरे को बताओ इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, Q कॉन्सोनेंट है, S कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है, वोवल्स कितने हैं, U E I O। ठीक, तो टोटल हमारे पास 8 वर्ड, 8 अल्फाबेट है, तो 8 डैशेस लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने बोला है कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशन। देखो ऑल्टरनेट पोजीशन कैसे हो सकती है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, ये हो सकती है ऑल्टरनेट। अगर ये ऑल्टरनेट है तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, ये भी तो ऑल्टरनेट हुई। तो मतलब कि 2 केस बनेंगे। 2 केस कैसे बनेंगे, यहां पे क्या आएगा, पहले केस में 4 कॉन्सोनेंट को 4 पोजीशन पर अरेंज होना है 4 फैक्टोरियल वेज,
चार वोवल्स को चार पोजीशन पर अरेंज होना है 4 फैक्टोरियल वेज, तो यहां भी बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब जो मेरा आंसर होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर है। क्या तो मेरी बात समझ आई? ये वाला हम पहले ही कर चुके हैं पहली शीट पे कि कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, हमें सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट इतना। बताओ कितने प्राइम नंबर फॉर्म होंगे। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक तो नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में डिजिट कैसे दे रखे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, अगर मैं इनका सम करूं तो सम किसके इक्वल आता है 5 + 4 9, 9 + 3 12 और 15। तो मतलब कि 15 तो 3 से डिवाइड होता है, मतलब जो ये नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। अगर मैं इनको किसी भी तरह अरेंज कर दूं और इनका सम कर दूं तो मेरा 3 का डिविजिबिलिटी लागू होता है, मतलब कि ये नंबर से हम प्राइम नंबर नहीं बना पाएंगे कोई भी, तो 0 प्राइम नंबर होगा आंसर। क्या तो मेरी बात समझ आई? उसके बाद कह रहा है विद द नंबर्स 2 4 6 8 ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स with these 4 different elements are constructed। ठीक है, what is the sum of the values of all such determinant। अब देखो मैंने डिटर्मिनेंट बनाया 2 4 6 8 का, इसकी वैल्यू क्या आई 16 - 24, कितनी आती है इसकी वैल्यू बताओ? 4 - 8 यही आती है। और अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं 4 8 2 6 तो मेरे पास आता है 24 - 16 यानी कि 8। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 8 और 8 कट जाएगा। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इनमें मैं जितने भी डिटर्मिनेंट बनाऊंगा ना वो सारे एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का एक आंसर आएगा, मैं उसकी रोज या उसकी कॉलम को चेंज करूंगा तो डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव से बदल जाएगा और मेरे पास भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास सब कट कटा के आंसर दोबारा 0 आएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? बताओ। अगला पूछ रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, इन डिजिट का यूज करना है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, फ्रॉम एस कैन बी फॉर्म्ड लेस देन 500। अगर लेस देन 500 बनाना है तो मेरे को बताओ मैं कैसे बना सकता हूं। मेरे पास बने 4 केसेस, यहां पे आएगा 2 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाले, 4 से शुरू होने वाले, 5 से शुरू होने वाले नहीं बनेंगे, तो मेरे पास बनेंगे 3 केसेस। 3 केसेस ऐसे बनेंगे कि एक नंबर ले लिया मैंने 2, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर 2 प्लेसेस में अरेंज होंगे 6p2 वेज में, यहां भी 6p2 और यहां भी 6p2, तुम्हारा आंसर आएगा थ्राइस ऑफ 6p2। ये तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर बन जाएगा सोल्व करके, कर लेना सोल्व। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कंसीडर द डिजिट्स 3 5 7 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट का नंबर बनाना है इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, formed by these digits in which each of these 4 digit। अच्छा मेरी एक बात सुनो बहुत ध्यान से, अगर मैं इन 4 डिजिट का इस्तेमाल करके एक 5 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो मेरे को एक बात पता चलेगी कि इनमें से कोई ना एक डिजिट रिपीट होगा। अगर मैंने लिख दिया 3 5 7 9 तो यहां पे या तो 3 आएगा, या तो 5, या तो 7, या तो 9। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यानी कि इन चारों में से कोई ना कोई एक डिजिट जो है वो रिपीट होगा। बात समझ आई? बताओ, अगर रिपीट होगा
तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने लिख लिया ए लिखूं कैसे? देखो, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो ए बी सी डी, मैंने दोबारा लिख लिया ए, ठीक है, ये मैंने लिख लिया 5 डिजिट के नंबर। तो ये इसकी परम्यूटेशन क्या होगी? परम्यूटेशन, इसकी परम्यूटेशन होगी 5 numbers can arrange them in 5 ways in 5 factorial. 5 numbers can arrange themselves in 5 position in 5 factorial. और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसका डिवाइड कर दूंगा 2 फैक्टोरियल से। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये नंबर रिपीट हो रहा है वो कौन सा होगा? या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7, या तो 9। मतलब इस नंबर के पास 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ। तो ये कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 2 2 जा 4, और ये बनेगा 240। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया? हाँ भैया। अरे तुम्हें आता भी है समझ? ऐसे हाँ हाँ करी जा रहे हो नहीं आ रहा है ना, इसलिए तो। भाई, क्या बता, तुम कहीं संगते सुंगते होंगे हो। नहीं, टेंशन मैं सब नोट कर रहा हूँ, सारे साथ में आपके सॉल्व कर रहा हूँ। सही बात है क्या? चल बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स? m इंटू एम माइनस 1, यानी कि 10 इंटू 10 माइनस 1, यानी कि 10 इंटू 9, यानी कि 90। अच्छा, तुम्हें पता है फॉर्मूला कैसे बनता है? रहने दो, अभी नहीं बताऊंगा मैं, टाइम कम है। चलो अगला क्वेश्चन, अ सेट एस कंटेन्स इतना एलिमेंट्स, ठीक है, देयर आर इतना क्या है? सबसेट, ये मेरे पास सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस विच कंटेन एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट्स। व्हाट इज n इक्वल टू? मेरे को एक बात बताओ, वो कह रहा है कि 2n प्लस 1 के पास ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट्स हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर 4096 सबसेट्स ऑफ S विच कंटेन्स इतना एलिमेंट्स। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट, कम हो सकता है। कम कहां तक जाएगा? Cn माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 Cn माइनस 2 प्लस अप टू सो 1 प्लस 2n प्लस 1 C2 प्लस 2n प्लस 1 C1 प्लस 2n प्लस 1 C0। वो कह रहा है कि देयर आर इतना सबसेट्स ऑफ S विच कंटेन्स, इसकी वैल्यू उसमें दे रखी है 4096 के इक्वल। तुम्हें पता होना चाहिए 4096 क्या होता है? 2 की पावर 12 होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024, फिर आता है 2048, फिर आता है 4096। अब क्या तुमने इसका फॉर्मूला कुछ पढ़ रखा है? बताओ। हमें ये कट जाते हैं शायद ऐसा। अरे कट कुछ नहीं जाता, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 2n, ठीक है। ओके, ये याद कर लेना, ये वाली सीरीज याद कर लेना। निकाला भी जा सकता है, निकालोगे पता है कैसे? मेरे को एक बात बताओ, 2n प्लस 1 C0 प्लस 2n प्लस 1 C1 अप टू सो ऑन प्लस 2n प्लस 1 Cn माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 Cn, यही है मेरे पास, ये आएगा एट मोस्ट, हाँ। है ना, यही आएगा। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किसके इक्वल होता है? तो नहीं पता। नहीं पता? चलो छोड़ो फिर, अभी और बताऊंगा। यार तुम रिवाइज करो यार, तुम्हारा पेपर कम है, पास में है, रिवाइज नहीं कर रहे तुम लोग, ठीक है। तुम सिर्फ ये सीक्वेंस याद कर लो, फिर नहीं पता तो 2 की पावर 2n होता है। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 12 के साथ कंपेयर करूं तो 2n मेरे पास 12 के इक्वल आएगा, और n किसके इक्वल आएगा फिर? 6 के। तो आंसर मेरे पास क्या है कि n की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 6। क्या तुम्हें समझ आया?
अभी आप समझ में आ गए 2n। जैसे तुम याद करते हो ना कि सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 की पावर n होता है, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n माइनस 1 होता है, और तो वैसे तुम्हें ये भी याद करना है, ठीक है। ठीक है भाई। अगला, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टाइगर इन विच द वोवल्स शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। देखो कॉन्सोनेंट्स कितने और वोवल कितने पहले लिखो। वोवल कितना आई और ई, कॉन्सोनेंट कितना इसमें टी जी आर। उसने कहा टोटल ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। वोवल शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अगर वोवल इवन प्लेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे तो ये ओड प्लेसेस हैं जहां पे ये वोवल आएंगे। अगर मेरे पास 2 vowels can arrange them in 3 position in 3p2 ways, ठीक, multiply by 3 consonants can arrange them in 3 position in 3 factorial ways। तो मेरे पास क्या बनेगा इसका आंसर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल क्या हुआ 36, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड वाला, ठीक। ये वाला भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले कि जिसमें हमने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है, हाउ मेनी फॉलो विद कैन बी फाउंड, ये तो बहुत आसान है, कर चुके हैं हम पहले। अगला हमने बोल वाला क्वेश्चन नहीं किया। बोल वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 2 व्हाइट बॉल्स 3 ब्लैक। ये एक डब्बा है, इसके पास 2 ब्लैक बॉल्स हैं, नहीं 2 व्हाइट है, सॉरी। अब व्हाइट बॉल को मैं कैसे बनाऊं, व्हाइट को मैं येलो से बनाता हूं। 2 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और मेरे पास 4 रेड बॉल्स हैं, 1 2 3 4। वो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स। 3 बॉलें निकालनी है, 3 फ्रॉम द बॉक्स विद एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, एटलीस्ट 1 ब्लैक। मन आ गया भाई, एक एक 3c1 into एक एक नहीं combination नहीं बना नहीं लो। नहीं, या तो तू वो कर ले, एक एक कॉम्बिनेशन बना ले कि पहले 3 में से 1, फिर 3 में से 2, फिर 3 में से 3, या तो ये हाँ कर लेना टोटल माइनस नो ब्लैक, हाँ, ये भी कर। ये ज्यादा आसान है। तो टोटल क्या बनेगा तेरे पास, टोटल बॉल्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से तूने कितनी बॉल्स निकालनी है 3, 3 बॉल निकाल। माइनस नो ब्लैक, एक भी ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए, तो कैसे निकालेगा, 9c7 करते हैं। क्या कर देंगे माइनस, नहीं नहीं, में करेंगे देख, अरे एक 3c3 भी एक, 3c3 हाँ into 4c, टोटल नो ब्लैक निकालना। हाँ तो 4c3 वो कर देंगे। अच्छा और जी, into दोबारा सोच, अ बॉक्स कंटेन 2 व्हाइट 3 ब्लैक 4 रेड बॉल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज 2c2 ऑफ ड्रॉइंग into 3 बॉल्स। 3c0 into 4c, 3 बॉल अरे निकालनी है क्यों ना। करना है, देखना, अगर मैं इसको कांटा ही मार दूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 सेलेक्ट कर ले कोई, ओके, हाँ हाँ, सही है, इतना कष्ट क्यों दे रहा है। सही बात। जो तू कह रहा है वो पता कब होता है, जब उसने कंडीशन दी हो कि मेरे पास 2 ब्लैक बॉल होनी चाहिए या एक व्हाइट बॉल होनी ही होनी चाहिए। उसने तो बोला ही नहीं ना कि मेरे को एक व्हाइट चाहिए कितनी, उसने कहा गेंदे निकालो यार, सही बात है, कंडीशन ब्लैक थोड़ा को दी अपन उसने कोई। एक्सक्लूड कर देते हैं, ब्लैक को बस सीधा। ब्लैक्स को एक्सक्लूड कर दो, अगर वो कहता कि एक व्हाइट होनी ही चाहिए तो तू जिस तरह पेयरिंग कर रहा है वो पेयरिंग फिर तब होती, सही बात, क्योंकि इसमें तो हो सकता है एक भी व्हाइट ना हो। बिल्कुल हाँ। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ दिस आर इन एपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म जो होगा वो सम ऑफ, ये NC5 है यार, NC5 ये किसके इक्वल होगा, NC4 प्लस NC6 के। या तो इसको एक्सपैंड करो, या तो मैं कह रहा हूं एक एक करके n की वैल्यू पुट करना शुरू कर दे। मेरे ख्याल से वैल्यू पुटिंग ज्यादा आसान है, एक्सपैंड करना तो एक्सपैंड कर ले, वो तेरी मर्जी है। फिर एक्सपैंड करके फालतू में फैक्टोरियल फैक्टोरियल आ जाएगा, वैसे कट जाएगा फैक्टोरियल, पर वैल्यू पुट करो इसमें, नहीं लंबा जाएगा, एक्सपैंड करके वैल्यू पुट करो, ठीक है। अगला सवाल,
Suppose 20 distinct points are placed randomly on a circle. Which of the following statement is or are correct? मेरे को एक बात बताओ, points on circle, points on circle, points on circle are always non-collinear. देखो ना, सर्कल पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिए दो, वो कभी भी सीधी रेखा पे नहीं हो सकते. तो पॉइंट्स ऑन सर्कल आर ऑलवेज नॉन कोलिनियर. ठीक है, वो मेरे को क्या कह रहा है, अगर 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है, 20c2 यानी कि 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 190. तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. वो ट्राइंगल कह रहा है, ट्राइंगल कितने हो गए, 20c3 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6 6 3 जा 18. तो ये कितना हो गया, 60 इंटू 19. बताओ सही है. 19 इंटू 6 कितना होता है, बिल्कुल सही है, ये 1140 ही आएगा. तो तुम्हारे पास ओनली 2 करेक्ट है. अगला सवाल, कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन विद 10 साइड्स. What is the number of triangles that can be formed by joining the vertices which have no common side? इसमें तुम्हें पता होना चाहिए 3 तरह के सवाल बनते हैं, 3 तरह के. क्या तुमने पढ़ रखे हैं? पहला बनता है नो कॉमन साइड, नो कॉमन साइड. दूसरा बनता है 1 कॉमन साइड और तीसरा बनता है 2 कॉमन साइड. ठीक, जो मेरे पास 2 कॉमन साइड का आंसर होता है वो होता है सिंपल n. 1 कॉमन साइड का जो सॉल्यूशन होता है n इंटू n माइनस 4. कभी ज्यादा टाइम मिला तो मैं तुम्हें इसका बताऊंगा ये कैसे आता है. नो कॉमन साइड का आंसर होता है, ट्राइंगल बनाना है, nc3 माइनस n माइनस ऑफ n इंटू n माइनस 4. ठीक है, कभी अगर फ्री टाइम हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आता है. उसके बाद क्या वो पूछ रहा है, नो कॉमन साइड, नो कॉमन साइड में ये फॉर्मूला यूज होगा और n की वैल्यू क्या है, 10. पुट कर दो, 10c3 माइनस 10 इंटू 10 में से 4 गए 6, 10c3 माइनस 10 माइनस 60 यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 70. ये किसके जाएगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 4 जा 8. तो 120 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 50. ऑप्शन नंबर बी. क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यहां पे हमारे पास खत्म होते हैं जितने भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के पिछले हमारे पास 5 सालों में जितने सवाल आए हैं 10 पेपर में, वो सब हमने कर लिए. क्या किसी भी सवाल में कोई दुख तकलीफ